नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा और आप जुड़ चुके हैं मेरे फेसबुक लाइव से। तमाम लोग एक बार जुड़ जाएं जल्दी से जल्दी। आज विभिन्न बातों को लेकर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको आज की कोरोना की क्या रिपोर्ट है, आज की क्या स्थिति है वो बताऊंगा, और उसके बाद जो कल से नई गाइडलाइन जारी होगी, लागू होगी, जारी सरकार ने कल कर दी थी और कल से उसको लागू किया जाएगा, उस गाइडलाइन की पूरी जानकारी, एक एक चीज़ जो कुछ लोगों को समझ में पूरी बात नहीं आई होगी, वो सारी की सारी चीज़ सरल भाषा में आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। और इसके अलावा बहुत कुछ अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। तो उसके लिए मेरी आप लोगों से अपील है कि एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें। मेरी आवाज़ आप लोगों तक सही नहीं पहुंच रही है। एक बार मास्क उतार लेता हूं, हालांकि मेरे पास में कोई नहीं है, अकेला हूं और घर पर हूं। सबसे पहले तो मैं मेरे जितने भी दर्शक हैं सभी नमस्कार लिख रहे हैं, सभी को नमस्कार। मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि अब मुझे लगता है कि ये ज़रूरत नहीं रही कि अब मैं आप लोगों को समझाऊं कि कोरोना की क्या स्थिति है। सब जानते हैं, ऐसा एक भी इंसान नहीं है जिसको ये नहीं पता है कि अब कोरोना की क्या स्थितियां हैं, और इसके अलावा इसके लिए हमें किस प्रकार से सावधानी बरतनी है ये भी हम सब लोगों को पूरा मालूम है। इसलिए प्लीज़ कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना कर लें। तो आज की अगर मैं आपको कोरोना की रिपोर्ट बताऊं बाड़मेर की, तो आज बाड़मेर में आंकड़ा बहुत डरावना है। 302 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लगातार इन दिनों क्या कोरोना का जो आंकड़ा है वो किस प्रकार से बढ़ रहा है, क्या स्थितियां बनी हुई है, ये सब आप जानते हैं। आज बाड़मेर में 2352 कोरोना संदिग्ध लोगों की सैंपल लिए गए थे, जिसमें 302 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और आज एक सुखद खबर यह है कि 83 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। बाड़मेर में अब एक्टिव केस की संख्या 2770 है, एक्टिव कोरोना के केस हैं। और आज बाड़मेर में 7 लोगों की मौत हुई है। RT-PCR जो कोरोना पॉजिटिव है उनसे आज तक बाड़मेर में मरने वालों की संख्या 126 है। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। हम सब लोग अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो स्थितियां और ज़्यादा खराब होगी। आप देख रहे हैं हॉस्पिटलों की क्या स्थितियां हैं, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की क्या स्थितियां हैं, इंजेक्शन की क्या हालात हैं, सब जानते हैं, सबको पता है। अब इसका कोरोना का इलाज जो है वो सिर्फ हमारे पास है, और वो है सावधानी बरतना। इसके अलावा क्या स्थितियां बन रही हैं सबको मालूम है। तो तमाम जितने भी 700 लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़े। और उसके बाद जो कल से नई गाइडलाइन लागू होगी वो मैं आपको पूरी की पूरी एक एक सरल भाषा में चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों तक पूरी की पूरी सही जानकारी पहुँचे। भाई साहब लिख रहे हैं कि बस चालू है या नहीं, मैं उसको लेकर भी आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। एक बार वीडियो शेयर कर दें, अधिक लोग जुड़ जाएं, उसके बाद मैं आपको पूरी गाइडलाइन बताने की कोशिश करूंगा जो कल से लागू होगी 3 तारीख से। तमाम लोग शेयर कर दें। बाड़मेर की स्थिति अगर आप बता दें कि बाड़मेर में बहुत स्थिति कोरोना की गंभीर बनी हुई है। आज 302 पॉजिटिव मरीज आए हैं और 7 लोगों की मौत हुई है। तो ये स्थितियां बहुत गंभीर बनती जा रही हैं। ऐसे में जिला प्रशासन, डॉक्टर्स, यहाँ के जनप्रतिनिधि, विशेषकर बाड़मेर MLA मेवाराम जैन, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, ये लगातार यहाँ बाड़मेर जिला मुख्यालय पर बैठे हैं और किसी भी प्रकार की परेशानी मरीजों को नहीं हो। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी भी लगातार यहाँ की अपडेट ले रहे हैं, यहाँ का निरीक्षण भी कर रहे हैं। तो सब लोग आपकी सेहत के लिए, आप कैसे स्वस्थ रहे, इसमें जुटे हुए हैं। ऐसे में हम सब लोगों का भी ये दायित्व बनता है कि हम लोग भी पूरी तरह से सावधानी रखें, हमारे परिवार को परेशानी में नहीं डालें, हम खुद परेशानी में नहीं आए, और हमारे साथ साथ पूरे बाड़मेर को कैसे बचाना है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखते हुए पूरी गाइडलाइन की पालना करनी होगी। अब करीब 800 लोग अभी जुड़ चुके हैं, और मैं आपको जो महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा लगाया गया है 3 मई से 17 मई तक। सबसे पहले देखिए वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया था 2 दिन का, उसके बाद
जन अनुशासन पखवाड़ा 3 मई तक लगाया गया था। और अब राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार से संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए महामारी रेड अलर्ट घोषित किया है। अब उसमें क्या रहेगा, मैं आपको एक एक पॉइंट, एक एक चीज पूरी विस्तार से और सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। इसलिए मैं आप लोगों से एक अपील भी करना चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़े और उन लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। शनिवार और रविवार को पूरा वीकेंड कर्फ्यू रहता है, आप सब जानते हैं। तो ऐसे में आज मार्केट पूरी तरीके से बंद है। अब मैं आपको एक एक चीज़ बताना चाहूँगा। सबसे पहला पॉइंट मैं शुरू कर रहा हूँ, मुख्य बिंदु जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। 3 मई सोमवार प्रातः 5 बजे से 17 मई सोमवार साय 5 बजे तक महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा रहेगा। शुक्रवार 7 मई दोपहर 12 बजे से सोमवार 10 मई प्रातः 5 बजे तक एवं शुक्रवार 14 मई दोपहर 12 बजे से 17 मई 5 बजे तक महामारी रेड अलर्ट अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। देखिए, मुख्य पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से सोमवार सुबह 10 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू। अभी 17 मई तक 2 ऐसे वीकेंड आएंगे, जिसमें शुक्रवार को दिन को 12 बजे से लगा करके और सोमवार को सुबह 10 बजे तक संपूर्ण वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, जिस दौरान कोई भी दुकान या सारी प्रकार की गतिविधियां बंद रहेगी। वीकेंड कर्फ्यू में क्या रहेगा ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। सोमवार से शुक्रवार 17 मई तक की मैं बात कर रहा हूं। सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन 12 बजे से अगले दिन 5 बजे तक संपूर्ण प्रदेश में महामारी रेड अलर्ट अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। यानी कि प्रत्येक दिन, यानी कि शुक्रवार को 12 बजे से सोमवार को 5 बजे तक तो वीकेंड कर्फ्यू रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा सोमवार से शुक्रवार तक दोपहर 12 बजे से दूसरे दिन अगले 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू, यानी कि सुबह 6 बजे से 12 बजे तक की सारी गतिविधियां शुरू रहेगी। इसके अलावा जो भी सारा समय है उस दौरान एकदम कर्फ्यू रहेगा, कोई भी दुकान या कोई भी गतिविधि शुरू नहीं रह सकती। कर्फ्यू के दौरान अनुमत श्रेणी के अलावा कोई भी व्यक्ति बिना कारण घूमता हुआ पाया गया तो उसे संस्थागत क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, जब तक कि उसकी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आई। बहुत बड़ा निर्णय ये राजस्थान सरकार द्वारा लिया गया है कि कर्फ्यू के दौरान जिन लोगों को परमिशन है उसके अलावा जो भी लोग बाहर घूमते हुए पाए गए सड़कों पर, तो उसे क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। सरकार द्वारा उसे क्वारंटाइन कर दिया जाएगा और उसकी RT-PCR कोरोना की जांच करवाई जाएगी, और उसकी अगर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती है जब तक उसको छोड़ेंगे नहीं। ये निर्णय जो बहुत शानदार लिया गया है, बेवजह अगर घरों से बाहर कोई लोग पाया गया तो उसे सीधा क्वारंटाइन किया जाएगा। भीड़ भाड़ से बचने के लिए बाजारों में खरीदारी के दौरान दुपहिया एवं चौपहिया वाहनों का प्रयोग नहीं कर पैदल, साइकिल या सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। सरकार ने कहा है कि अगर आप जरूरी काम से बाजार अगर आपको जाना भी है किसी बहुत अर्जेंट काम से, तो अपना वाहन नहीं ले जाएं, मोटरसाइकिल या जो अपने पास कार है उसको नहीं ले जाएं, पैदल जाने की कोशिश करें। पैदल नहीं जा सकते तो साइकिल ले जाएं, या फिर जो सरकारी वाहन है, बसें वगैरह है जो, उसके अंदर आप सवारी करें। ये निर्णय सरकार ने लिया है। दूसरा अगला पॉइंट है वो है हॉस्पिटल में भर्ती पॉजिटिव मरीज व्यक्ति के साथ अन्य व्यक्ति के न जाने तथा विशेष परिस्थितियों में केवल एक ही व्यक्ति को अनुमत किए जाने के निर्देश दिए। बहुत अच्छा जो निर्णय राजस्थान सरकार ने दिया है इस संक्रमण की रोकथाम के लिए, वो ये है कि अगर आपके परिवार में कोई पॉजिटिव मरीज हैं और वो भर्ती हैं अस्पताल में, किसी भी अस्पताल में, तो उसके साथ कोई भी नहीं जा सकता। वो सिर्फ भर्ती रहेंगे और उसका जो हॉस्पिटल स्टाफ है वही ध्यान रखेंगे। और बहुत ज़्यादा स्थितियाँ खराब हैं, जाना बहुत विशेष परिस्थिति में जाना जरूरी भी है, तो सिर्फ एक व्यक्ति को ही छूट दी जाएगी। सरकारी कर्मचारी, अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि को गाइडलाइन की पालना करते हुए अनुकरणीय आचरण एवं सख्त अनुशासन अपनाने के निर्देश दिए। देखिए, सरकार ने अब उनके कर्मचारियों, अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को भी कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए हैं। सभी खेल मैदान एवं सार्वजनिक उद्यान अब प्रातः 5 बजे से 11 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। देखिए, सारे खेल मैदान हैं और जो उद्यान है, गार्डन्स हैं, उनको सरकार ने सुबह 5 से 11 बजे तक खोलने की परमिशन दे दी है। अब ये कुछ मुख्य बिंदु। अब शादी को लेकर क्या है, क्योंकि शादियों का सीजन है,
इसको लेकर मैं बहुत अहम मुद्दे पर एक बाद में चर्चा करूंगा। एक बार आपको कोरोना गाइडलाइन की पूरी जानकारी दूं, उसके बाद शादियों को लेकर बहुत बड़ी चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अभी सरकार ने शादियों को लेकर क्या दिशा निर्देश दिए हैं वो मैं बता दूं। विवाह समारोह में अब 50 की जगह 31 व्यक्ति ही अनुमत होंगे। विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में अधिकतम 3 घंटे तक आयोजित किया जा सकेगा। जैसे पहले शादियों में देखिए, मेरे तमाम 1000 लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, मैं उन सभी से एक बार तो अपील करना चाहूँगा कि एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि जिन घरों में शादियां हैं और जिन लोगों तक कोई जानकारी नहीं पहुंची है, उन तक ही जानकारी पहुंचनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जुर्माना बहुत भारी है। एक बार आप इस वीडियो को शेयर कर दें, उसके बाद मैं आप लोगों तक जो शादी की गाइडलाइन है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले जो 50 व्यक्ति थे, अब उनको 31 व्यक्तियों की ही शादी में परमिशन दी गई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इस शादी की आपको परमिशन लेनी होगी, सूचना देनी होगी, और सूचना में के अंदर अब नया फॉर्म सरकार ने निकाला है, उसमें ये आपको भरकर देना होगा फॉर्म में कि आपके घर में 31 लोग कौन कौन आएंगे, उनके नाम लिखकर भी प्रशासन को सुपुर्द करने होंगे। अगर आप प्रशासन को ये जानकारी नहीं देते हैं तो 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा। अब मैं दूसरी आपको बता दूं, विवाह समारोह के संबंध में दिनांक, आयोजन की समय अवधि एवं स्थान की पूर्व सूचना उपखंड मजिस्ट्रेट को ईमेल से देने के साथ साथ शामिल होने वाले मेहमानों एवं अतिथियों की सूची भी अनिवार्य रूप से देनी होगी। इस सूची के अलावा कोई भी व्यक्ति अनुमत शादी समारोह में नहीं होगा। देखिए, बहुत शानदार जो सरकार ने निर्णय लिए हैं इस रोकथाम के लिए, वो बहुत अच्छे हैं कि 31 लोग वहां आ सकते हैं और 31 लोगों को आपको सूची देनी होगी। अगर सूची आप नहीं देते हैं, और जो सूची दी है 31 लोग जो दिए हैं वही होने चाहिए, इसके अलावा कोई व्यक्ति वहाँ नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करते तो 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बिना पूर्व सूचना के विवाह समारोह आयोजित करने तथा सोशल डिस्टेंस नहीं रखने पर 5000 रुपये का जुर्माना होगा। और 31 से अधिक लोग पाए जाते हैं, शादी समारोह में 31 से अधिक लोग पाए जाते हैं तो 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। बहुत बड़ा जुर्माना है, इसलिए ये जानकारी सब लोगों तक पहुंचनी बहुत ही जरूरी है। तमाम लोग इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी। भाई साहब लिख रहे हैं कि बारात में कितने लोग, पूरी 31 लोग ही आप शादी में शामिल हो सकते हैं, ये सरकार ने गाइडलाइन निकाली है। अब बाजार और मंडियों के अंदर क्या स्थितियां रहेगी, किस प्रकार से बाजार खुलेंगे, वो सारी गाइडलाइन एक एक पॉइंट में आपको बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की, पशुआहार से संबंधित थोक एवं खुदरा दुकानें सोमवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक ही खुल सकेगी। सभी प्रकार की दुकानें जो है, खाद्य पदार्थ कौन कौन सी दुकानें खुल सकती है, इसमें खाने पीने का सामान मिलता हो, किराने का सामान मिलता हो, आटा चक्की हो, और पशु चारे से संबंधित जो थोक एवं खुदरा व्यापारी हैं वो सुबह 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक अपनी दुकानें खोल सकते हैं, इसके अलावा नहीं खोल सकते। ऑप्टिकल संबंधी दुकानें, ऑप्टिकल संबंधी जो दुकानें हैं, आंखों के जांच के या चश्मे की दुकानें हैं, वो मंगलवार एवं शुक्रवार को सिर्फ सप्ताह में 2 बार को खुल सकेगी। एक तो मंगलवार को और दूसरी शुक्रवार को प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक खुल सकेगी। ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से जो सब्जियां एवं फल बेचते हैं वो व्यक्ति सुबह 6 बजे से शाम को 5 बजे तक बेच सकते हैं, ये सरकार ने गाइडलाइन निकाली है। राशन की दुकानें हैं, सरकारी राशन की दुकानें हैं, वो पूरी तरह से खोल सकते हैं, उनको कोई अवकाश की जरूरत नहीं है, और बिना अवकाश के खोल सकते हैं। प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी एवं रेस्टोरेंट इत्यादि दुकानें नहीं खोली जा सकेगी, केवल होम डिलीवरी के लिए रात्रि 8 बजे तक की अनुमत होगी। देखिए, मिठाई की दुकानें, रेस्टोरेंट वगैरह नहीं खोल सकते, इसमें सिर्फ आप होम डिलीवरी कर सकते हैं, वो भी रात को 8 बजे तक। होम डिलीवरी अगर आप जहां आपका ये सारा सामान बनता है, मिठाइयाँ हैं, जो बेकरी के अंदर सामान बनता है, या फिर प्रोसेस्ड फूड है, रेस्टोरेंट है, यहाँ जो आपका किचन है वहाँ आप बना सकते हैं और सिर्फ होम डिलीवरी कर सकते हैं, वो भी रात्रि 8 बजे तक। निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। सीमेंट की दुकानें वगैरह, ये सारा जो बिल्डिंग मटेरियल है, उनको खोलने की दुकानों की अनुमति नहीं होगी। दूरभाष एवं इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री की सप्लाई कर सकते हैं, आप दुकानें नहीं खोल सकते। आपको अगर मोबाइल पर या दूसरे कोई माध्यम से अगर आप ऑर्डर मिलता है तो आप होम डिलीवरी कर सकते हैं दुकान से सामान लेकर के। कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें परिसर सोमवार एवं गुरुवार को प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक खोलने के अनुमति।
सामान, जो कृषि से संबंधित सामान है, खाद बीज हैं या अन्य जो सामान है, वो उनको दुकानों को खोलने की अनुमति सिर्फ सोमवार और गुरुवार को ही मिलेगी, और वो भी सुबह 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक ही। इसके अलावा वो नहीं खोल सकते। तमाम लोग, एक बार 1000 लोग देख रहे हैं, वीडियो शेयर कर दें, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। मंडियां एवं फल सब्जियां, भाई साहब एक बार बार कमेंट कर रहे हैं कि मंडियां की क्या स्थिति रहेगी। मैं आपको उस पॉइंट पर आ रहा हूं। मंडियां, फल एवं सब्जियां तथा फूल मालाओं की दुकानें प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक खुल सकेगी। मंडियां, फल सब्जियां और फूल मालाओं की जो दुकानें हैं वो सुबह 6 बजे से दिन को 11 बजे तक खुल सकेगी। डेयरी एवं दूध की दुकानों को प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक एवं शाम को 5 बजे से 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। दूध, डेयरी और दूध की जो दुकानें हैं उनको सुबह 6 बजे से दिन को 11 बजे तक खोलने की अनुमति है प्रतिदिन, और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। ये दोनों दूध की दुकानें उनको छूट दी गई है, प्रतिदिन वीकेंड कर्फ्यू के दौरान भी ये लोग दुकानें खोल सकते हैं। दवाइयों की दुकानें और चिकित्सा उपकरणों से संबंधित जो दुकानें हैं उनको खोलने की अनुमति होगी, पूर्ण रूप से खोलने की अनुमति है। समस्त उद्योग एवं निर्माण संबंधी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी, जिसमें संबंधित इकाई अपने श्रमिकों के लिए पहचान पत्र जारी करें, जिससे आवागमन सुचारू रूप से हो सकें। जो भी फैक्ट्री वगैरह हैं, ई मित्र खुल सकते हैं। बिल्कुल, एक भाई साहब कमेंट कर रहे हैं, ई मित्र खुल सकते हैं। जो भी फैक्ट्रियां हैं वो खोल सकते हैं, उनको छूट है, जो निरंतर काम करती हैं। अब मैं आपको बता दूं बसों की क्या स्थिति रहेगी। बसों के अंदर सारी छूट है, लेकिन उसमें 50% ही लोग सवारियां बिठा सकते हैं। पेट्रोल पंप आपको जैसा कि पता है कि सुबह 7 से 11 बजे तक ही खुल पाएंगे। इसके अलावा पेट्रोल पंप सारे बंद रहेंगे, और उसके बाद पेट्रोल पंप के अंदर पेट्रोल सिर्फ पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस के अलावा किसी को नहीं भरवाएंगे। और अगर आपके पास जिला कलेक्टर या उच्च अधिकारी का परमिशन नहीं है तो वो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं भरवा सकेंगे। तो ये गाइडलाइन की जो पूरी मोटा मोटी जानकारी थी, कपड़े की दुकानें बंद रहेगी, नाई की दुकानें बंद रहेगी, तमाम लोग, मैंने आपको पूरी की पूरी जानकारी बता दी है। सुमित वासु लिख रहे हैं कि मिठाई की दुकानें, बिल्कुल मिठाई की दुकानें बंद रहेगी, लेकिन होम डिलीवरी वो कर सकते हैं रात को 8 बजे तक। कपड़े की दुकानें बंद रहेगी, सिलाई की दुकानें बंद रहेगी, फोटो स्टूडियो बिल्कुल बंद रहेंगे। निजी बसें, विरदाराम जी लिख रहे हैं, निजी बसें जो है वो खुली रहेगी, बसें शुरू रहेगी, लेकिन उसमें सवारियां 50% तक ही बिठा सकते हैं। बसें प्राइवेट चालू है, बिल्कुल बसें प्राइवेट चालू है, लेकिन उसमें सवारियां आधी बिठा सकते हैं। तो तमाम लोग जो जितने भी दर्शक हैं वीडियो शेयर कर दे। अब मैं आपको एक विशेष जानकारी देने वाला था, या विशेष मैं कुछ आपको कहने वाला था, वो ये है कि मैं सिर्फ बाड़मेर और अगर अपनी पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो ये है कि अभी जो जितने पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं वो शहरी क्षेत्रों से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों के आ रहे हैं। और उसका कारण क्या है? उसका जो मुख्य कारण अब तक जो सामने आ रहा है वो है शादियां। शादियों के अंदर लोग कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं। अगर ज़रूरत नहीं है शादी में जाने की, किसी एक व्यक्ति को भेज दें जिसका बहुत ज़रूरी, जिस घर में शादी है। और मैं तो ये कहूँगा कि आप शादियों के सीजन, जो शादी समारोह है उसको अगर आप स्थगित करना चाहें, अभी फिलहाल रोक सकते हैं तो अभी रोक दें। बहुत स्थितियां गंभीर होती जा रही हैं, क्योंकि शुरू से ही हम बाड़मेर और जैसलमेर के लोगों में एक विशेष रूप से ये कहा जाता है कि यहाँ के लोग बहुत अनुशासित हैं, समझदार लोग हैं। तो ऐसे में हम सब लोगों को अब समझदारी दिखाने की बहुत ज़रूरत है। हालांकि अब तो शादियों को लेकर सरकार ने बहुत कड़े नियम बना दिए हैं, लेकिन आमतौर पर यह भी देखा गया है कि जिस गांव में जिस अधिकारी को ये जिम्मेदारी दी जाती है, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे पटवारी हो या BLO हो, लेकिन वो स्थानीय लोग होने के कारण या उनका रोज आना जाना होने के कारण, वहाँ उसी गांव के होने के कारण वो लोग सख्ती से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हालांकि वो उनकी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन वो कार्रवाई करें कैसे? कोई न कोई उनके जान पहचान वाला होगा। ऐसे में मेरी सरकार से और जनप्रतिनिधियों से मेरी अपील है कि जिस गांव में जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनको अब बदलाव कर दें। यहाँ जिस गांव के अंदर शादियां हो रही है उसी गांव का अंदर लगा हुआ ग्राम सेवक या पटवारी नहीं होना चाहिए, दूसरे किसी स्थान का हो, ताकि वो सख्ती से कार्रवाई करें, लोगों से समझाइश करें। उद्देश्य ये नहीं है कि हर प्रत्येक को परेशान करें, उद्देश्य यही है कि
हम इस कोरोना को कैसे कंट्रोल में करें, ये बहुत ज़रूरी है। तो तमाम लोग वीडियो को शेयर कर दें। बहुत 1000 लोग मुझे देख रहे हैं और मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप लोग सभी लोगों तक जानकारी कैसे पहुँचें, इसके लिए आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।